नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल की। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय नेता, कांग्रेस के दिग्गज, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा के भंडारेज में भंडाना में जो फंक्शन हुआ उसकी, वहां इतने बड़े समारोह में कांग्रेस के तमाम नेताओं की उपस्थिति, जो राजस्थान के थे, दिग्गज थे, उनकी देखी गई। खास बात यह रही कि अशोक पायलट, जिन्हें 2 दिन पहले ही सचिन पायलट आमंत्रित करने गए थे, और उसके बाद उनकी उपस्थिति, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। क्या सियासी मायने हो सकते हैं? क्या सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन था, या ये मैसेज देने की कवायद थी कि कांग्रेस में सब कुछ नॉर्मल है? आपस में कभी छुटपुट कोई बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस एकजुट। हमारे साथ 3 विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। वो बताएंगे कि ये तस्वीरें, ये कार्यक्रम बेशक श्रद्धांजलि सभा के रूप में था, लेकिन एक प्रेरणा दिवस के रूप में, प्रेरणा स्थल के रूप में उसे मनाया गया है। तो किस तरह से देखते हैं? मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। किस तरह से देखा जाए इस कार्यक्रम को? क्या कांग्रेस की एकजुटता है, या सचिन पायलट अशोक गहलोत को बुला करके एक मैसेज देने में सफल हुए हैं, या अशोक गहलोत वहां पहुंच करके ये मैसेज देने की एक में सफल माने जा सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, या चुनाव तक सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए, ऊपर से कुछ इस तरह का प्रेशर है कि एक मंच एक साथ दिखाई दीजिए? और ये एक ऐसा अवसर था कि जिसमें ना गहलोत ना कर सकते थे, ना सचिन पायलट बुलाने में पीछे रह सकते थे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को अब, कांग्रेस की अपनी एक मजबूरी हो गई कि उनको अब एकता दिखानी पड़ेगी। जो पिछले 4-5 साल से कांग्रेस ने भुगता है कि पायलट और गहलोत की जो गुटबाजी रही, उसका खामियाजा निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो अब जो स्थितियां बन रही है, तो जैसा आपने भी कहा कि शायद हो सकता है इनके आलाकमान ने इनको कोई इस तरीके के संदेश दिए कि अब ये ज्यादा दूरियां चलेगी नहीं। जो खाई थी तो वो बहुत ज्यादा पनप गई थी, खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कहीं पाटने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो इस तरीके का मौका आया, एक सामाजिक कार्यक्रम ही था पायलट परिवार का, कि राजेश पायलट की जो पुण्यतिथि थी उसमें श्रद्धांजलि सभा रखी गई। तो हर साल होती है वैसे, लेकिन 25वीं थी तो इस बार एक बड़े आयोजन के रूप में उसको देखा जा सकता है। तो उसमें पायलट अशोक गहलोत को आमंत्रण देने गए कि आप आइए, इस तरीके का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पे जब वहां जाने से ही ये माना जा सकता है कि कुछ बर्फ पिघलना शुरू हुई है। तो इसको शुरू कह सकते हैं। ये आने वाले 3.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव आएंगे, तब तक कैसी स्थिति रहती है, तब तक हमको इंतजार करना होगा, देखना होगा। और आप और हम लोग तो जो इन सब चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो इन सबके एक मायने निकाले जाते हैं। तो किस तरीके से इनमें दूरियां थी, किस तरीके से सरकार को बचाया गया। जैसे अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने सरकार बचाई है, भाजपा सरकार गिराना चाह रही थी। तो वो सीधा सीधा अटैक होता है पायलट पे, कि पायलट के अपने साथियों के, समर्थकों के साथ ही वो वहां गए थे। मानेसर जो एक प्रकरण हुआ, उसके बाद किस तरीके की भाषा आई सामने, या पायलट को किस तरीके से दिखाया गया, तो वो सब चीजें एक अलग चीजें, वो पुरानी चीजें हो गई। लेकिन अब एक नई शुरुआत कहीं कांग्रेस कर रही है, तो ये कांग्रेस संगठन के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, यदि कितने टाइम तक बनी रह सकती है। लेकिन आपका और हमारा सबका एक अनुभव ये कहता है कि राजनीति में जब कुछ नेताओं के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो इतनी जल्दी खाई पड़ती नहीं है। अब आने वाले समय में क्या होगा, अब समर्थकों की भीड़, अब आज भी जिस तरीके से वहां जो लोग उपस्थित हुए उनकी एक सूची जारी की गई, वो आयोजकों की तरफ से ही जारी की गई। उसमें सारे जो नाम थे वो पुराने गुटों के हिसाब से हम सोचे कि पहले जो गुट थे, अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट, तो उसमें ज्यादातर नाम, मतलब जो अशोक गहलोत गुट के थे, सब वहां उपस्थित थे। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन भी हम इसको कह सकते हैं कि आजकल पिछले कुछ समय से आप और हम भी कई पारिवारिक नेताओं के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तो ज्यादातर नेता इस तरीके के आयोजन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, कई ताकत दिखा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। तो कई ये एक आयोजन इस तरीके का भी हो गया कि इसमें पायलट गुट ने अपनी एक ताकत दिखाई है
कि देखो जो हमारे पुराने विरोधी थे वो सब इसमें आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीजें हैं। और दूसरा एक दबाव भी हो सकता है आला कमान का कि आपको अब ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं पायलट भी एक मतलब जिनको कह सकते हैं उनका भी एक जनाधार है। ऐसा नहीं है, पूर्वी राजस्थान में तो काफी अच्छा खासा उनका जनाधार है पायलट का, तो उस रूप में भी बात देखा जा सकता है कि ये बात भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अगर कांग्रेस की वापसी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान उसमें अहम कड़ी था, और सरकार से जाने में भी पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है, जहां से सीटों की स्थिति मनी आप सही कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या कहती हैं ये तस्वीरें, साथ में आना, वहां पे एकजुटता का प्रदर्शन करना, मैसेज देना? अब योगेंद्र जी, ये तो श्रद्धांजलि सभा थी, श्रद्धांजलि देने के लिए तो सब नेता आते हैं एक साथ। और देखिएगा कि अशोक गहलोत तो वो है जिन्होंने राजनीति की पहली सीढ़ी जब लोकसभा में गए थे तो उनके पिता के साथ ही गए थे। तो 25 साल पूरे होने के बाद आज ये भी कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की राजनीति के 25 साल पूरे हो रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि अलग बात है, लेकिन उनके भी राजनीति में प्रवेश उनके पिता की के दिवंगत होने के बाद ही शुरू हुआ था। तो जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में अगर राजनीति अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ठीक ठाक होती तो आज सरकार जो बीजेपी की है वो कांग्रेस की हो सकती थी, क्योंकि पूरी राजस्थान ने साथ छोड़ा कांग्रेस का और सत्ता से बाहर हो गई। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों नेता गए हैं और बाकी के नेता तो फिर आने ही थे, दूसरे नेता तो जड़ी, क्योंकि सब अशोक गहलोत की कैबिनेट के सदस्य रहे तो वो तो आने ही थे। जिस प्रकार से अब अशोक गहलोत सचिन पायलट के कार्यक्रम में आए थे तो गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता को साथ लाए, ये उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि भाई देखिएगा कि मैं अपने उन दोनों को लेके आया हूँ साथ में, जिनके साथ आना चाहिए था। रंधावा को उम्मीदवार लेके आए थे जो हरीश चौधरी के क्षेत्र से जिताए हुए हैं। और आज जिस प्रकार से हरीश चौधरी भी दिखे, लेकिन आज मुझे लगा कि अशोक चांदना नजर नहीं आए, ना भंवर जितेंद्र नजर आए, ये दो नेता नजर नहीं आए। बाकी सभी करीब करीब 66 में से 47 विधायक मौजूद थे और 8 सांसद मौजूद थे। बाकी के सांसद तो क्योंकि गठबंधन वाले 3 थे वो तो आने ही नहीं थे, आए ही नहीं। राहुल कसबा भी नहीं आए, गठबंधन तो नहीं कह सकते उनको तो, क्योंकि वो बीजेपी से। राहुल कसबा तो थे वहां पे, राहुल कसबा तो 8 सांसद थे, जिसमें क्योंकि रंधावा जी भी आजकल सांसद है तो उनकी गिनती भी सांसदों में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आज हनुमान बेनीवाल को बड़ा दिल रख करके जाना चाहिए था श्रद्धांजलि सभा में। वो बाहर तो कहते थे कि मेरा आंदोलन का समर्थन नहीं करते सचिन पायलट, जबकि कि मैं उनके आंदोलन को लेकर के युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। तो बड़ा दिल दिखाने वाले कांग्रेस के लोग ही आए, बाकी के लोग आपने देखा बीजेपी के लोग कोई नजर नहीं आए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज जिस स्थान पर पंडाल बना करके एक शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस को एक अच्छा प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए कि जब एक जगह नेता बोध गए और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। अब देखिएगा हमेशा से है तो फिर वो सचिन पायलट को कहने की जरूरत क्या पड़ती कि मेरे तो अशोक गहलोत पिता तुल्य हैं, अगर वो कुछ कह भी देते तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो ये सब चीजें आज सहजता से जो अशोक गहलोत ने भाषा का उपयोग किया वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सुखद माना जाना चाहिए। और आने वाला कल कांग्रेस के लिए यदि यही तस्वीर बनी रहती है तो कांग्रेस आपके सामने जो चुनाव आने वाले हैं पंचायतों के और शहरी निकाय को, उसमें जिस प्रकार अभी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का सफाया हो गया उपचुनाव में, लेकिन जब मैं देख रहा था गोविंद सिंह डोटासरा गंगानगर में बोल रहे थे कि हिम्मत है तो भरतपुर जिला परिषद के चुनाव करके दिखाओ और बाकी के चुनाव करके दिखाओ तो हम बता देंगे किस स्थिति में। तो देखिए कि हर नेता अपने अपने तरीके से कांग्रेस में अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस प्रकार से आज सहजता अशोक गहलोत ने दिखाई कि भाई हम तो प्रेम और मोहब्बत के युग में जीना चाहते हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी नहीं है, ये तो अखबार वालों की और प्रेस वालों की जी उपज थी। चलिए, गहलोत साहब भी प्रेस पे ही टोपी उड़ा रहे हैं, बाकी तो सबको मालूम है कि दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस रहे। अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए कही जा सकती है अगर दोनों एक होते हैं। तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी,
एक बात कही अभी श्याम जी ने कि दूसरे नेताओं को भी बड़ा मन दिखा करके वहां श्रद्धांजलि के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये आमंत्रण की तरह कार्यक्रम रहा। कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया गया, मुझे पता नहीं कि बीजेपी या दूसरे दलों के नेताओं को वहां पे आमंत्रित किया कि नहीं किया। इससे पहले कुछ अवसर ऐसे हैं कि राजेश पायलट की स्मृति में दूसरे दलों के नेता भी गए हैं वहां पे, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब की बार जाना नहीं जाना, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था, आपको क्या लगता है इससे? इसे जरा यूं समझ लीजिए योगेंद्र जी के एक मस्जिद है कलंदरी और एक देवनारायण का मंदिर है, जहां से ये सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ। राजस्थान की जो बहुत प्रभावशाली जाति है, एक समूह है, इसको हासिल करने के लिए सत्ताधारी दल भी और विपक्ष भी अपने अपने तरीके से पेश होता रहा हासिल करने के लिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो उस वक्त ये पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ में था। गोविंद सिंह जी जो दिवंगत हो गए और हरि सिंह महुआ जो दिवंगत हो गए, ये लोग थे जो गुजरों को इकट्ठा करके अपने साथ में रखते थे। तो आपका ईस्टर्न राजस्थान का जो हिस्सा है, वहाँ का जो मतदाता है, उससे टक्कर लेने के लिए, क्योंकि उसके बिल्कुल पैरेलल मीणों का काफी प्रभावशाली समूह था और केवललाल मीणा लीडर हुआ करते थे, हैं भी। तो उनसे मुकाबला करने के लिए ये लोग अन्य जातियों को जोड़ करके और वोट हासिल क्या करते। ये सब चीजें हैं। 2001 में जब राजेश पायलट साहब की डेथ हुई तो ये एक क्या कहना चाहिए, नेतृत्व विहीन समूह हो गया और इसको हासिल करने के लिए फिर जोड़ तोड़ होने लगी। भैंसला साहब ने इसको हासिल करने के चक्कर में 700-800 लोगों को आरक्षण के सवाल पे, जो 700 लोगों का 70 लोगों का 78 लोगों का जो वो हुआ, वो भी हमें याद है। उसके बाद में कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया तो सचिन पायलट का अभिषेक करके और उनको अपने पिता की जगह पे बिठा के उनके साथ में आगे चलने का सिलसिला किया। तो चलता रहा, लेकिन बीच में टूट हो गई। एक टूट की वजह से, उस टूट की वजह से आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी और बीजेपी के सरकार में बैठी है। इसको इस निगाह से देखिए तो पता लगेगा कि वोट का जो जाति जनगणना का जो हिसाब है वो बड़ा जोरदार है। वो ये सीधा सीधा है कि अगर गुजर एक तरफ आ गए, दूसरी जाति साथ में मिल गई तो आप आसानी से पूरी राजस्थान को हासिल कर सकते हैं, आसीन से लेके और भरतपुर तक। और उसी तरीके से बीजेपी भी सब सोच रही है। बीजेपी ने भी इसीलिए सारा अपना जुगाड़ भैंसला को बिठा के, और अभी जो ताजा हुआ कि भैंसला जी के पुत्र ने जो एक आह्वान किया कि ये सब पूरा नहीं हुआ है, फिर उसके बाद में तत्काल उसको स्टॉप कर दिया कि हाँ ये सब हो गया, सरकार से हमने जो मांगा मिल गया। ये सब प्रैक्टिस है। इसी तरीके से कांग्रेस में भी प्रैक्टिस चली कि हमारी जो जितनी भी अंदर की फुटहोल थी उसको हम एकजुट होकर के, और आज इस दिन जिस दिन राजेश पायलट साहब का जयंती बन रहा है, उस दिन सब हम एक हैं और हम एक होकर के और पूरी राजस्थान में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और उस पर जितनी नाराजगियां जो आपने मैंने सब अपने कानों से सुनी है, तो जैसे जैसे अल्फाज सुने हैं, उसके बाद में किस तरीके से विड्रॉ होकर के हम मीडिया के लोगों पे डाल देंगे कि इन लोगों ने सारा उल्टा सीधा किया हुआ है, वरना हम लोग तो बिल्कुल भाईचारे के साथ में रह रहे थे, तो ये लोग हमें वो कर रहे थे। ये लेकिन ये तय है कि आज का ये संदेश सत्ताधारी दल के लिए बड़ा तकलीफ देह है। सत्ताधारी दल को अभी इलाके में उस तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से एक वक्त फैसला साहब ने हासिल करके दिया। हालांकि वो पराजित हुए, सब कुछ सिलसिला हुआ, लेकिन अभी केवललाल मीणा अलग बैठे हुए हैं, प्रसादी लाल मीणा अलग बैठे हुए हैं। और ये उनकी गणित थी कि प्रसादी लाल मीणा और गुजरों के वोट सब मिलकर के, तो प्रसादी लाल जी को बड़ा ये हुआ कि अब तो वन चैलेंज लीडर है, उस चक्कर में खुद भी पराजित हुए, साथ साथ में वोट भी चला गया। तो ये जो संकेत है, ये संकेत ऐसा है कि इससे पता लगता है कि गुजर कम्युनिटी एकजुट होकर के विपक्ष के साथ में जुड़ने की संभावना से जुड़ी है। यही वजह है कि प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उनके जो केंद्रीय परामर्शदाता है वो, और पूर्व मुख्यमंत्री और ये सारे, और सचिन पायलट का ये इतना क्या कहते हैं आह्लादित कर देने वाला स्वरूप, इसमें कि अपने से बड़ों की इज्जत करने का सिलसिला, जो एरोगेंसी के लिए जो बदनाम है, आज उनमें कहीं एरोगेंसी थी ही नहीं। बड़ा खुला हुआ मेरे सबके साथ में मिलकर के सबको, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, सब लोगों को मिलकर के होते। ये कांग्रेस का यही स्वरूप है और राजनीति का भी यही स्वरूप है कि वो इसी तरीके से अपने आप को
विभाजित भी करती है, जोड़ती भी है। तो ये संकेत है सत्ताधारी दल के लिए कि आने वाले चुनाव में अब सहज यात्रा नहीं है। गुर्जर अपने आप में एकजुट होकर के कहाँ जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल कांग्रेस के साथ में जाते हुए नजर आ रहा है। जी, अगर ये आप मान रहे हैं तो स्वरूप बदल भी सकता है, क्योंकि 2028 में चुनाव होगा, 29 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। क्योंकि जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे, श्याम जी कह रहे थे, पूर्वी राजस्थान की एक तस्वीर, कई ऐसे जिले हैं जहां पे गुर्जरों का प्रभाव है। खैर, लेकिन जातिवाद की नजर से हम नहीं देखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जब देखते हैं तो समीक्षा भी हमें उसी नजरिए से करनी होती है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। हम तमाम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में और एक जर्नलिस्टिक नजर से एक सवाल जरूर तैरेगा, क्या ये दूरियां कम हो गई और ये लंबे समय तक ये तस्वीर कायम रह पाएगी? क्योंकि इससे पहले की तस्वीर देख चुके हैं, उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट रहा नहीं कांग्रेस के लिए। देखिए योगेंद्र जी, मतलब राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आज के एक इस आयोजन के मार्फत यदि हम अपना आकलन ये बनाए कि भविष्य में भी यही चीजें रहेगी, तो मतलब बहुत मुश्किल चीज है। राजनीति में हम जानते हैं कि एक रह नहीं सकते, कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां आती हैं। जब चुनाव आएंगे, आम चुनाव आएंगे विधानसभा के, जब टिकटों का बंटवारा होगा, तब वापिस से नेताओं का ही होगा, मेरा आदमी तेरा आदमी, इस आदमी को क्यों टिकट दिया जाए, ये इसके पक्ष में जाएगा। तो बहुत सी गणित तब काम करती हैं। अब आने वाले समय में 2-3 साल कोई चुनाव नहीं है, तो उससे पहले इस तरीके की चीजें दिखाई जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, पूर्वी राजस्थान में जहाँ गुर्जरों का बाहुल्य है, वहाँ पायलट का बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन पायलट ने भी पिछले काफी समय से खाली गुर्जरों का ही नहीं, उन्होंने मीणा समुदाय को अपने साथ लिया। वहाँ की गुर्जर बहुल सीटों पे भी मीणा उम्मीदवार वो देते रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा की सीटें तो रिजर्व है, तो वहाँ दौसा की सीट जैसे रिजर्व है, तो वहाँ मीणा ही लड़ेगा। भरतपुर करौली ये की सीटें एससी के लिए रिजर्व है, तो वहाँ एससी ही लड़ेगा, ना वहाँ मीणा लड़ सकता ना गुर्जर लड़ सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो इस तरीके का जो कांग्रेस ये चाहती है कि वही पायलट की बदौलत गुर्जर आ जाए, बाकी समुदाय तो अपने अपने हिसाब से आएंगे। क्योंकि पायलट की जो एक पकड़ है पिछले कुछ चुनावों से हम देखें, तो मीणा समुदाय पे भी एक बराबर की पकड़ है। ऐसा नहीं है जैसे मुरारी लाल मीणा है कि काफी वो जनरल सीट पे भी मुरारी लाल मीणा को देते हैं, जो एसटी की सीट रिजर्व है वहां से तो मीणा आएगा ही आएगा। तो इसको नकारा नहीं जा सकता। यदि ये जातीय समीकरण भी बनता है मीणा गुर्जर वाला, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मैं निजी तौर पे कह रहा हूँ ये, कि ये चुनाव आते आते तक बिखर जाएगा, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जरूर बनेगी। क्योंकि जो राजनीतिक दलों में टिकटों का बंटवारा होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसमें और उसके बाद कुर्सी, उसके बाद कुर्सी, क्योंकि कुर्सी को देखते हुए टिकटों का मतलब वो करते हैं बंटवारा ये नेता लोग आपस में। जो उम्मीदवार का चयन होता है निश्चित तौर पर सिर्फ फुटबॉल होती है, उसमें उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं कि नहीं यहाँ मेरा प्रभाव है। आज पायलट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, आने वाले समय में और वो कुछ आयोजन करके अपनी ताकत दिखाएंगे, तो वो टिकटों पे भी अपनी दावेदारी करेंगे कि मैं जिसको कहूँ वो उसी को टिकट दिया जाए। लेकिन उसको उन चीजों को दूसरा गुट कैसे मानेगा? वो अपना जो दूसरा नेता मानते हैं उनके पास जाएगा कि सर ये क्या हो रहा है, इसमें तो आपकी हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वो दूसरा गुट कहीं अड़ंगे लगाएगा। तो ये सब चीजें राजनीति में होती हैं। यदि नहीं होती हैं तो कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति होगी। पर आप और हम सब इतनी राजनीति देख चुके हैं 30 साल से, वो चीजें बहुत मुश्किल चीजें हैं। वो यदि होती है तो वो अलग बात है। जी योगेंद्र जी। श्याम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, राजनीति में कोई किसी का स्थायी विरोधी और दोस्त नहीं होता, ये बात तय है। लेकिन बात बड़प्पन की आती है। अभी भी कई लोगों को उम्मीद है कि शायद हो सकता आने वाले दिनों में दोनों के बीच जो मनमुटाव है वो खत्म होगा। सचिन पायलट जैसे गहलोत के लिए बोले कि मेरे पिता तुल्य हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारे बीच कोई दूरियां नहीं थी। लेकिन अभी राजीव जी जो कह रहे हैं कि देखिए, कहना अलग बात है, चुनाव तक इस तमाम चीजों पर बने रहना अलग बात है, क्योंकि टिकटों का बंटवारा और उसके बाद में सत्ता की कुर्सी वो एक सबसे बड़ी टकराव का कारण बनता है। बाकी तो राजनीति में हित टकराने का कोई अवसर ही नहीं होता। देखिएगा कि आज की स्थिति में तो जो बनी है परिदृश्य, उस पे
सकारात्मक सोच भी रखना चाहिए। नकारात्मक सोच रखने से आप हम तो रख सकते हैं क्योंकि हमारे, लेकिन जो तस्वीर बनी है, अशोक गहलोत को 17 महीने चुनाव के बाद केंद्र ने कोई पद नहीं दिया। अब उनकी चिंता का विषय है कि कांग्रेस में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए, यदि जिसके कारण उनको सत्ता से तो बाहर होना ही पड़ा, उसके बाद जो नेतृत्व परिवर्तन जिसको कि कांग्रेस का सब कुछ मिलने वाला था वो सब कुछ छिन गया। तो अब ये परिदृश्य में बदलाव नहीं लाएंगे तो लाएंगे क्या? जी तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान में यदि जाट, माली और मीणा, 3 जाति के लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो भजनलाल की सरकार को संकट का दिन भी देखने पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से जो स्थितियां देखी अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से विजय बैसला आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन बेकाबू होने की स्थिति में आ रहा था, तो राहुल प्रकाश ने उसको संभालने की कोशिश की और जो मुकदमे दर्ज किए गए, तो अब देखिएगा वो दर्द सचिन पायलट और अशोक गहलोत दूर कर सकते हैं मिलकर के। अब वो सारी चीजें परिस्थिति में, क्योंकि आपने भी देखा कि गुर्जरों को देने का काम किया तो सचिन पायलट और ने या अशोक गहलोत ने देने का काम किया, बाकी वसुंधरा राजे ने तो देने का काम किया नहीं। 72 लोगों की जो शहादत हुई वो सबको याद है। लेकिन हाँ, आज जिस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा में अशोक गहलोत को सम्मान के साथ सचिन पायलट लेकर के पहुंचे और देखिए अशोक गहलोत पीछे रह गए तो उनको आगे करने का प्रयास सचिन पायलट ने किया, तो इसका मतलब है कि किसी अतिथि को बुलाने के बाद जो सम्मान दिया गया, तो देखिए कटुता तो है, कटुता दूर करने का प्रयास हो रहा है, तो ये अच्छी बात मानी जानी चाहिए। अब देखिए स्थायी समाधान होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन आज की स्थिति में तो जो वादा अशोक गहलोत ने किया वो आज निभाया, उन्होंने दिखाया। और आज देखिए रमा पायलट मौजूद थे आज। आज बहुत दिन के बाद देखने को मिला, पुराने नेता जो नहीं आया करते थे वो सब देखने को मिले। तो ये जी कह सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव पंचायतों का और शहरी निकाय का चुनाव होगा उसमें ही परिदृश्य मालूम पड़ जाएगा कि ये एकता बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी। आप दूर जाने की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विधानसभा का क्योंकि चुनाव वो तो दूर एक की टेस्ट बात होगा, है। वो एक टेस्ट होगा और उससे अंदाजा लग जाएगा कि ये बर्फ पिघल रही है क्या। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा श्याम जी ने कि अभी आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, अगर उसमें कहीं टकराव जैसी स्थिति बनती है तो इसका मतलब है कि ये दिखावा है, और अगर एकजुट होकर के कोई काम करते हैं तो उससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई बिखराव नहीं, एकजुटता है। क्योंकि विश्लेषकों का यह भी मानना है कि हाल ही के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के राजस्थान में, उसमें 2023 के कांग्रेस की सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे वो, मैं वापस ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। तो ओम जी, पंचायत चुनावों से कुछ पता लगेगा अभी, या स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उससे, कि हाँ दोनों के बीच क्या स्थिति है? देखिए, पंचायत चुनाव तो छोड़ दीजिए, आप एक देश की राजनीति को जिस तरह से देख रहे हैं उसको जरा देखना ठीक से प्रारंभ होना चाहिए। और वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया है। इंडिया को अगर अपनी ताकत दिखानी है, अपनी हैसियत बनानी है, तो उसको अपने संगठनों को ठीक से करना पड़ेगा। उनमें जो जातीय मनमुटाव आपको सब ठीक किए बगैर वो मुकाबला कर नहीं सकते। इसी तरीके से एनडीए का सिलसिला भी जो बिखर रहा है तो उसको कैसे समेटा जाए। जो कल तक गुजर टोटली भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, उससे टोटली कांग्रेस के साथ में थे, अब तो वापस आज की तारीख में अपने आप को कांग्रेस के साथ में था। तो ये गठबंधन होता है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स को उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ऐसा नहीं होता कि सचिन साहब नाराज हो गए, अशोक जी नाराज हो गए। ये तो एकजुट हो जाते हैं जब भी इनकी आवश्यकता होती है। तो इस वक्त गठबंधन की राजनीति चल रही है पूरे देश के अंदर, तो उसमें आप उस पॉइंट को माइनस मत कीजिएगा। किसी भी मूल्यांकन से पहले ये तय कर लीजिएगा कि राजनीति का इधर भी बहाव इधर भी है, तो कौन सा बहाव ठहरेगा, कौन सा नहीं ठहरेगा। ये आज के उससे एक संकेत मिल रहा है कि राजस्थान की राजनीति में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने की संभावना है। और क्योंकि भीड़ों के बीच में ऑलरेडी कांग्रेस अपने आप को एडजस्ट करती है, तो गुजरों के साथ में मिल गई, तो उसके बाद में ईस्टर्न राजस्थान तो बिल्कुल साफ हो जाता है। करीब 23 जिले पड़ते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें साफ साफ नजर आती है। तो इनको इस तरीके से डाटा के साथ में डेटा देखना चाहिए, उसके बाद में बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सत्ताधारी दल के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है कि उनको या तो अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और या जाति समूहों को संतुष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी मांगे अगर हैं तो उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। तो उनमें एक अच्छा सा
तो सौहार्द वाला सिलसिला करें तब तो मुकाबला होगा, वरना ये लगता है मुझे कि चीजें बहुत तेजी से खिला करेंगी। जी तो चलिए, आप सबने अपने अपने तरीके से इस पूरा एनालाइज किया है इसे और पूरी तरह से बताया कि क्या संभावनाएं बनती हैं, कहीं संदेह भी है तो कहीं तस्वीर साफ होती भी बताई जा रही है। खैर, वक्त के साथ में चीजें कई बार धूमिल भी होती हैं, कई वो ओस उजली होना शुरू हो जाती हैं। ये वक्त की बात है, वक्त के साथ ही पता लगता है कि चीजें क्या कहती हैं, तस्वीरें क्या कहती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।